नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एसएससी पल्स पर। आज पॉलिटी की हमारी क्लास 6 है और आज हम उन सभी स्तंभों को कवर करेंगे जिनसे एसएससी हर साल सवाल पूछती है। वो हैं स्थानीय स्वशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो जिसने भी आज से पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और जिसको भी इन वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। क्या था होमवर्क क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। तो ये क्या सही है कि गलत है? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसको हटाया भी राज्यपाल द्वारा जाता है। और कब हटाया जाता है मुख्यमंत्री को? जब वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई या जब उसके पास बहुमत नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा क्या है? राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल ऑप्शन बी, केवल 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 121, अनुच्छेद सी ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो किसमें है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय किस में है? भाग 5 में, अध्याय 4। और किस किस अनुच्छेद के बीच में है? अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है अनुच्छेद 124 में? संघ की न्यायिक शक्तियां अनन्य रूप से उच्चतम न्यायालय में निहित। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। अमेरिका के विपरीत भारत में एकीकृत न्यायपालिका। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्यों की अलग न्यायपालिका है और संघ की अलग न्यायपालिका है, यानी उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट नहीं है। यानी राज्य की न्यायपालिका कोई फैसला सुनाती है तो उसके विरुद्ध संघ की न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता। जबकि इसमें भारत में क्या है? एकीकृत है, यानी सबसे टॉप पे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। इसलिए ये अलग है अमेरिका से। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और शुरू में कितने थे? 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो हमने पहले की क्लासों में देखा है। अनुच्छेद 121 क्या है? संसद में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण संबंधी चर्चा पर प्रतिबंध। यानी 121 में क्या है कि संसद, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके आचरण पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। और ऐसे ही अनुच्छेद 122 में क्या है कि न्यायालय द्वारा संसद की किसी कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं की जा सकती या जांच नहीं की जा सकती। हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं? कौन है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, बी भारत के राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन अंतिम व्याख्याकार है भारत के संविधान के? किसको व्याख्या करने का अधिकार है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम एवं पूर्ण अधिकार है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132 और 133 से प्राप्त होता है। क्या है अनुच्छेद 131, 32 और 33 में? अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिकता या प्रारंभिक अधिकारिकता, और 132 में है संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकारिकता है, और 133 में क्या है? सिविल और आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिकता है। ठीक है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या या करने के लिए क्या दिया गया है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। न्यायिक समीक्षा क्या है कि एक संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी जो जांच है वो कर सकती है। यानी अगर कोई विधायिका जो है वो ऐसा कानून बनाए जो संविधान का उल्लंघन करती है तो
सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 2 अक्टूबर 1952, सी 30 जनवरी 1935 और डी 15 अगस्त 1947। तो कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया। यानी बनाया कब गया कि सुप्रीम कोर्ट होगा? 26 जनवरी 1950 को, जबकि उसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कनिया। और वर्तमान में कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसके सभी निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है और इस पर किसी भी अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और बी इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी ये केवल केंद्र सरकार की रिकॉर्ड सुरक्षित है। तो क्या होगा अभिलेख न्यायालय? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अनुच्छेद 215 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। तो देखते हैं अभिलेख न्यायालय क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय समस्त भारत में घोषित विधि की तरह स्वीकार किए जाएंगे। यानी जैसे संसद कोई कानून बनाती है जो संपूर्ण भारत में लागू होता है, वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगी तो वो भी संपूर्ण भारत में एक विधि के रूप में ही स्थापित हो जाएगा। जैसे उसने मूल ढांचे का जो बताया था भारतीय केशवानंद भारती मामले में, तो वो संपूर्ण देश में हो गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति वगैरह जो है, ये भी जो बताई गई वो अभिलेख न्यायालय की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, अर्थात यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश या निर्णय का उल्लंघन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया गया, उसका कोई अवमानना करता है तो उसको दंड देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देती है तो वो एक नॉर्मल विधि ही मान लिया जाता है, उसको संपूर्ण भारत में वो लागू हो जाती है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो किसके आदेश के बगैर नहीं हटाया जा सकता? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो किसके आदेश के बिना मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124(4) क्या है? अनुच्छेद 124(4) सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, यानी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान में कहीं भी सिद्ध कदाचार या अक्षमता को परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कदाचार का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, या ऑप्शन डी केवल विधानसभा में। तो किस सदन में लाया जा सकता है हटाने का प्रस्ताव? ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 124 जो भी देखा क्या है? सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भारत के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। और इसकी जो हटाने की जो विधि है वो किसमें है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। क्या है? न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में 100 जबकि राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए लोकसभा में 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए या फिर राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब उसके हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। फिर इस प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाता है जो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। फिर न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन होता है। यानी पहले लोकसभा या राज्यसभा में जो प्रस्तावक चाहिए, यानी लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50, तो वो हस्ताक्षर करके देंगे, तब उसका हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर वो
पीठासीन अधिकारी को भेजा जाएगा। या तो वो पीठासीन अधिकारी उसको स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले। अगर स्वीकार कर लेता है तो फिर न्यायाधीश की जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करने के लिए 3 समिति का गठन किया जाता है। अगर समिति इन आरोपों को सही पाती है तो फिर क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। यानी वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हो रहा है तो उन दोनों को अलग अलग अपने विशेष बहुमत से तथा उपस्थित और वोट देने वाले जो लोग हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर दे तो न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। और अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के तहत हटाया नहीं गया है। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति। या ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय से कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालयों में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो किसमें अनुच्छेद 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी ऑप्शन बी। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को लगे किसी मामले की अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से उसका परामर्श ले सकती है। लेकिन राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श दे उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रावधान का उद्देश्य विधि निर्माण में तकनीकी और अत्यंत जटिल मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इन प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा है या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी ये सीरीज पूरी करने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होनी चाहिए। ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी, स्वतंत्र न्यायपालिका। सी, संसद की संप्रभुता। या डी, एक लिखित संविधान। लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। क्या है? पहला क्या है? लोकतांत्रिक शासन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए, कि लोकतांत्रिक शासन चलता रहे इसके लिए अपन को न्यायपालिका की आवश्यकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद के निपटारे के लिए, यानी अगर केंद्र राज्यों के मध्य कोई निपटारा हो जाए तो संघात्मक व्यवस्था यानी केंद्र का भी वैल्यू है, राज्य की भी वैल्यू है, तो इसके तो निपटारा करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। संविधान की व्याख्या करने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए भी चाहिए। यानी ऐसे डिबेट चलता रहता है ना कि क्या कौन सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, कार्यपालिका सर्वोच्च है। तो इसमें क्या है, कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। तो इसके लिए सुनिश्चित करना के लिए अपन को स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए जो संतुलन के हिसाब से नियंत्रण और संतुलन के लिए काम कर सके। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। इसमें अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए, विधेयक के शासन को सुनिश्चित करने के लिए और शक्तियों के संदर्भ में नियंत्रण और संतुलन के लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी संतुलन बना रहे। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, इसलिए संतुलन स्थापित करने के लिए अपन को एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। या ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। या ऑप्शन डी, राज्य का मुख्यमंत्री। तो कौन करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति? ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। किसमें अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किसमें? अनुच्छेद 217 में। तो नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति किस किस की सिफारिश के आधार पर करता है? उसकी
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किससे करता है? एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल, या अगर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल है तो यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है तो सभी राज्यपालों से परामर्श करेगा। और तीसरा किससे करेगा? मुख्य न्यायाधीश से भिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। यानी राष्ट्रपति किन किन से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा? एक तो मुख्य न्यायाधीश से भारत के, दूसरा किससे करेगा? राज्यपाल से, और तीसरा अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या है। तो क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और तीसरा क्या है? उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा हो। तो ये तीन उसकी योग्यताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के विपरीत उच्च न्यायालय में विधि विशेषज्ञों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का प्रावधान नहीं है। यानी अपन ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता में देखा था कि अगर वो उसका क्या नाम है, उच्च विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ हो तो राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा उच्च न्यायालय में नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, या अनुच्छेद डी अनुच्छेद 143। तो किसमें है रिट जारी करने की शक्ति? ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 143 क्या है? अपन ने अभी देखा राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने हेतु भी रीट जारी करने का अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट पे हमने क्या देखा था कि मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय उसको मूल अधिकारों के हनन के अलावा भी अन्य किसी भी अधिकार के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। ये किसमें है? अनुच्छेद 226 में। यानी उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं बाकी एक अनुच्छेद 131 में क्या है? उच्च न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिकता। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर केंद्र राज्य या राज्यों के बीच में कोई झगड़ा हो किसी मामले को लेकर तो उसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिकता है। इसकी केंद्र राज्य के बीच में कोई झगड़ा हो तो वो किसी और न्यायालय में सुलझाया नहीं जा सकता। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी भारत की संसद, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके पास है शक्ति? ऑप्शन सी भारत की संसद। उच्च न्यायालय किसमें है? भाग 6 में, अध्याय 5, अनुच्छेद 214 से 234 तक उच्च न्यायालय का बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 231 क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगी। ये किसमें? अनुच्छेद 231 में। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर ही सिर्फ 2 ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे हाई कोर्ट है। ठीक है, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 72वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किस संविधान संशोधन में किया गया था? ऑप्शन सी
73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 73वां संविधान संशोधन में पंचायतें किसमें है? भाग 9 में है। और ये किसके तहत जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो क्या इसमें क्या था? त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना थी, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद या पंचायत, और मध्य में क्या थी? पंचायत समिति, और जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 3 स्तरों पर पंचायत की स्थापना थी। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य को मध्यवर्ती इकाई के गठन की छूट, यानी जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो उनको मध्यवर्ती जो है पंचायत समिति है उसको बनाए या ना बनाने की छूट दी गई है। हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या सी राज्य के राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से, या फिर डी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति? ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हाई कोर्ट के परामर्श पर। तो किसमें है? अधीनस्थ न्यायालय किसमें है? भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति व पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नगर पालिकाओं यानी 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थी? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, या ऑप्शन सी 1/4, या डी जनसंख्या के अनुपात में। तो कितनी सीटें आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए? ऑप्शन बी 1/3। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें यानी 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। यानी इतनी सीटें तो आरक्षित करनी है। अगर इससे ज़्यादा सीटें कोई आरक्षित करना चाहे तो वो राज्य सरकार खुद कर सकती है, लेकिन इतनी तो महिलाओं के लिए आरक्षित करनी ही पड़ेगी। ठीक हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? स्थानीय निकायों के लिए कौन कौन सी समिति गठित की गई थी? फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, सेकंड है अशोक मेहता समिति, और थर्ड है खुसरो समिति। तो कौन कौन सी समिति गठित की गई थी? केवल एक और दो, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। चलो अब कुछ पंचायती राज से संबंधित समितियां भी देख लेते हैं। पहली कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। ये कब गठित हुई थी? 1957 में। और क्या था इसमें? पंचायती राज के 3 भाग यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही सबसे पहले कहाँ पर वो क्या नाम है पंचायती राज व्यवस्था आई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 1959 में आई थी। वो किसके सिफारिश पर आई थी? बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है। सेकंड कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। ये कब आई थी? 1977 में। और इसमें क्या था? द्विस्तरीय पंचायत की सलाह थी। और द्विस्तरीय कौन कौन सी थी? जिला पंचायत और मंडल पंचायत। और तीसरी क्या थी? GVK राव समिति। ये कब आई थी? 1985 में। और इसकी रिपोर्ट आई थी 1986 में। इसने जो भी पंचायती राज की जो कमियां थी उसको स्पष्ट किया था। चौथी थी LM सिंघवी समिति। ये कब आई थी? 1986 में। इसने क्या क्या सिफारिश की थी? एक तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश की गई थी पहली बार, वो किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। और जो स्थानीय स्वशासन है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने यानी उनको खुद वित्तीय जो संसाधन है उनको करने का, कर वसूलने का स्थानीय स्तर पर, ये किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा। ये पहली कमेटी थी जिसे स्वाधीनता पर बात की। ठीक है। 5वीं कौन सी थी? PK थुंगन समिति 1988। वर्तमान की पंचायत व्यवस्था इसी समिति की सिफारिश का परिणाम है। यानी अब जो पंचायत समिति, अब जो स्थानीय स्वशासन या जो पंचायती व्यवस्था है वो जो है वो किस समिति की सिफारिश पर थी? PK थुंगन समिति की। हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। क्या है 149 में? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, बी
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, या सी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, या डी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। तो क्या है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, यानी ऑप्शन ए। देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। किस अनुच्छेद में है? 148 से 151 में है सीएजी का वर्णन। तो देखते हैं, अनुच्छेद 148 क्या है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसमें? ये 148 में। 149 क्या है? सीएजी के कार्य। 149 में क्या क्या कार्य है सीएजी के? भारत सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी करना, संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना और ये देखने की सरकार धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं, यानी ये भी देखता है कि सरकारी धन का जो जिस चीज़ के लिए उपयोग के लिए बोला गया था उसी चीज़ में उपयोग हो रहा है या नहीं, ये कौन करता है? सीएजी करता है। ये देश की संपूर्ण वित्तीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है। ठीक है, ये किसमें है? अनुच्छेद 149 में है। और अनुच्छेद 150 क्या है? सीएजी प्रारूप तैयार करता है, यानी जो वो रिपोर्ट बनाता है वो किसमें है? अनुच्छेद 150 में। और 151 में क्या है? सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है संघ के मामले में, और राज्यों के मामले में रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। जो राष्ट्रपति उसको उस रिपोर्ट को जो संघ से मामले वो किसमें पेश करता है? संसद में। और राज्यपाल किसमें करता है? राज्य विधानमंडल में पेश करता है। ठीक है, हो गया ये। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2005 में, या ऑप्शन डी 2004 में। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया था। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का जो प्रश्न है, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाना है वो क्या है? यदि पंचायत भंग होती है तो चुनाव कितनी अवधि के भीतर कराना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, या डी अगले आम चुनाव के साथ। तो कितने समय में पंचायतों का चुनाव हो जाना चाहिए? आपको ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये भी बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर अच्छी लगती है क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।